भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण, लैंग्वेज, डायलेक्ट, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। बच्चों, हम सभी सामाजिक प्राणी हैं। समाज में हम अपने परिवार, पड़ोस, भाई बहन, माता पिता, दादा दादी, सहपाठियों आदि के बीच रहते हैं। समाज में रहते हुए हम दूसरों के विचार सुनते हैं तथा अपने विचार दूसरों को सुनाते हैं। हम अपने भावों को बोलकर या लिखकर व्यक्त करते हैं। ऊपर दिए गए पहले चित्र में आप देख रहे हैं कि परिवार के सभी सदस्य टीवी देख रहे हैं तथा आपस में उसके विषय में बातचीत भी कर रहे हैं। दूसरे चित्र में माँ बच्चों को बोलकर पढ़ा रही है। बच्चा माँ द्वारा कही गई बातों को ध्यान से सुन रहा है और जानकारी प्राप्त कर रहा है। तीसरे चित्र में अध्यापिका बोर्ड पर छात्रों को लिख व बोलकर समझा रही है। चौथे चित्र में ग्राहक दुकानदार से वस्तु मांग रहा है। दुकानदार सुनकर ग्राहक को उसके द्वारा मांगी गई वस्तु प्रदान कर रहा है। पिछले पृष्ठ पर दिए गए चित्रों के माध्यम से हमने जाना कि हम बोलकर, सुनकर, लिखकर एवं पढ़कर दूसरों की बात आसानी से समझ सकते हैं और अपनी बात दूसरों को समझा सकते हैं। अतः भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा शब्द संस्कृत की धातु भाष से बना हुआ है, जिसका अर्थ है स्पष्ट वाणी। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा स्पोकन लैंग्वेज, लिखित भाषा रिटन लैंग्वेज। मौखिक भाषा, जब हम भाषा का प्रयोग बोलकर करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे भाषण, बातचीत, दूरभाष, रेडियो, दूरदर्शन, नाटक आदि के द्वारा हम अपनी बात प्रस्तुत करते हैं। यह मौखिक भाषा कहलाती है। लिखित भाषा, जब हम भाषा का प्रयोग लिखित रूप से करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार के साहित्य, पत्र, तार, टेलीग्राम, दूरदर्शन पर दिखाई गई लिखित सूचना, समाचार पत्र आदि। ब्रेल लिपि में लिखित भाषा को नेत्रहीन व्यक्ति स्पर्श करके पढ़ते हैं। भाषा का लिखित रूप अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हम अपने भावों या विचारों को हजारों लाखों लोगों तक पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचा सकते हैं। भाषा के लिखित रूप के द्वारा हम अपने भावों को लंबे समय तक सुरक्षित भी रख सकते हैं तथा अपने पूर्वजों के विचारों, भावों से भी हम भाषा के लिखित रूप से ही परिचित होते हैं। वेद, पुराण, संसार के सभी महान ग्रंथ, ज्ञान विज्ञान के ग्रंथ इसके प्रमाण हैं। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी के लिए पत्र लिखे। गांधी जी ने जो पत्र लिखे वे आज तक सुरक्षित हैं। इन पत्रों के द्वारा उनके विचारों के आदान प्रदान की कला के बारे में ज्ञात होता है। भाषा, उपभाषा और बोली, लैंग्वेज, सब लैंग्वेज एंड डायलेक्ट। भाषा पर विचार करते समय प्रायः हम देखते हैं कि लोग भाषा के स्थान पर बोली शब्द का प्रयोग करते हैं। यद्यपि दोनों ही विचार विनिमय के समर्थ साधन हैं, किंतु दोनों को एक मान लेना उचित नहीं है, क्योंकि इनमें बहुत अंतर होता है। वास्तव में बोली भाषा का अल्प विकसित रूप है। इसका प्रयोग सीमित क्षेत्र में होता है। बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता, परंतु लोक कथाएं, लोकगीत बोली की ही धरोहर हैं। उपभाषा, यह भाषा और बोली के बीच की कड़ी है।
उपभाषा बोली से कुछ विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। जब बोली का विकास हो जाता है और उस क्षेत्रीय भाषा जैसे मराठी, मैथिली में कुछ साहित्यिक रचनाएं होने लगती हैं, तब वह उपभाषा बन जाती है। बोली केवल बोलचाल में ही प्रयोग की जाती है, इसका लिखित रूप में प्रयोग नहीं होता, जबकि उपभाषा बोली का कुछ विकसित लिखित रूप है। भाषा एक विशाल क्षेत्र में प्रयोग होती है। भाषा का अपना भरपूर प्रसिद्ध साहित्य होता है। भाषा का अपना मानक रूप तथा व्याकरण होता है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, जापानी, जर्मन आदि। लिपि, स्क्रिप्ट। लिपि शब्द का अर्थ लिपना, लिखना या चित्रित करना है। कही गई बातों के संरक्षण हेतु लिपि की आवश्यकता पड़ी। लिपि द्वारा इतिहास को संरक्षित रखा जा सकता है। लिपि द्वारा ही हम आज तक और युग युगांतर तक अपने वेद पुराणों, प्राचीन साहित्य, इतिहास और विज्ञान की जानकारी प्राप्त कर पाते हैं और करते रहेंगे। भाषा के लिखित रूप के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें लिपि कहते हैं। लिखने की विधि अथवा लिखने का ढंग भी लिपि कहलाता है। भाषा, लिपि, संस्कृत, हिंदी, मराठी, देवनागरी, अंग्रेजी, रोमन, उड़िया, ओडिया, कश्मीरी, मलयालम, बंगला, बंगाली, तेलुगु, पंजाबी, गुरमुखी, उर्दू, फारसी। व्याकरण, ग्रामर। भाषा का प्रयोग करते समय हमें उसके शुद्ध रूप का ध्यान रखना चाहिए, तभी विचारों का आदान प्रदान सरलता पूर्वक संभव है। भाषा का शुद्ध ज्ञान व्याकरण से ही होता है। अतः व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध स्वरूप एवं शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त होता है।